ने आपको राजनीतिक हथियार दे दिया। राजनीतिक हथियार तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपको आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। तो शिक्षा को काट रहा है, धीरे धीरे काट रहा है। लेकिन आज जो कानून लागू हो गया है साथियों, उसको पता नहीं है कि इंटरनेट करने के बाद हमारी बच्चियां कहाँ पढ़ेगी। आदिवासी ने इसका उद्घाटन किया है, इसलिए उस कलंक से बचना चाहते हैं। युवा चाहेंगे और महिला चाहेगी, देश का सत्ता परिवर्तन हुआ। हम आए हैं 5 जून को युवा राजद के नाम से सभी जिला मुख्यालय पर जो महाधरना का कार्यक्रम है, इसके सफलता और तैयारी है। मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में कार्यक्रम सभी जो पार्टी की तरफ से दिया गया है, जो गांव-गांव जा रहे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि जो हमारे जिला के साथी जिस काम में लगे हैं और मजबूती से लगे। साथियों, पार्टी की तरफ से अभी अम्बेडकर पर चर्चा का भी कार्यक्रम हो रहा है और हम बात कर रहे हैं कि अम्बेडकर पर चर्चा में बताया हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति का संविधान चाहती है, वो लागू करना चाहती है। एक साथी अभी बात कर रहे थे कि देश का संसद भवन का उद्घाटन इस देश की राष्ट्रपति नहीं करेंगे। यही मनुस्मृति है साथियों। मनुस्मृति कोई दूसरा चीज नहीं है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि संसद जो भारत का संविधान है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करेंगे क्योंकि वो जो आरएसएस का संविधान है, जो आरएसएस के मानने वाले लोग हैं, उनको क्योंकि दलितों को, आदिवासियों को हक और अधिकार नहीं देना है, वो सम्मान के योग्य नहीं समझते हैं। चाहे आप कितने ही बड़े पदों पर चले जाएंगे, लेकिन वो अपने सम्मान के हक के बराबर नहीं मानते हैं, वो अपने बराबर नहीं मानते हैं। लेकिन इस देश की राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज की महिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस देश का संविधान, इस देश का अगर संसद भवन का उद्घाटन करेगा तो सदियों याद रखा जाएगा कि एक आदिवासी ने इसका उद्घाटन किया है। इसलिए उस कलंक से बचना चाहता है, ये सब कलंक से बचना चाहता है साथियों। यही मनुस्मृति है, मनुस्मृति कहीं है नहीं। मनुस्मृति में आपको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। मनुस्मृति में आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है। मनुस्मृति में आपको सिर्फ और सिर्फ उनके खेतों में काम करने की इजाजत है, सिर्फ और सिर्फ उनके घरों में काम करने की इजाजत है। आपको नौकरी करने का हक नहीं है, आपको कोर्ट कचहरी जाने का हक नहीं है, वो फैसला भी खुद करेंगे। यही मनुस्मृति है। उनसे उनको दिक्कत है साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है। आखिर संविधान बदलना क्यों चाहती है? इसीलिए चाहती है कि जो आपके दरवाजे पर आता है उसको अच्छा नहीं लगता है कि हम आपके दरवाजे पर आए। वो किसी न किसी बहाने इसको बदलना चाहता है, लेकिन जानता है कि बाबा साहब इतने शिद्दत से, इतनी मजबूती से लोगों को जागरूक किया है, बनाया है, और हमारे पुरखे की दवाई नहीं है कि इसको सीधे सीधे खारिज नहीं किया जाता है। संविधान को नहीं बदला जाता है तो उसको पार्ट पार्ट में कमजोर किया जा रहा है साथियों। उसको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। और उसी कड़ी में सबसे पहला लड़ाई जहां बाबा साहब का सबसे बड़ा जोर था शिक्षा पर, बाबा साहब का कोई अध्याय पढ़िएगा, उनके जीवनी के पढ़िएगा तो उसमें सबसे जोर अगर कहीं उनका है तो शिक्षा पर है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब अपने किताबों में लिख रहे हैं कि आपको खाना नहीं मिले, एक टाइम खाना नहीं खाइए, घर नहीं बने वो भी मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मजबूत हुआ तो अभियान कहाँ चलाया? सबसे पहला जो उसका अभियान चला शिक्षा के क्षेत्र में चला। वो शिक्षा को काट रहा है, धीरे धीरे काट रहा है। हमारे पुरखों में जितने मजबूत किया है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग उसको धीरे 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 खोखला बना रहे साथियों। नई शिक्षा नीति, जहाँ पहले की शिक्षा नीति में हमारे पुरखों के चलते जो लड़ाई लड़े उसमें आया, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान का नारा आया। लेकिन आज क्या है? आज शिक्षा को बच्चों से, गरीबों से दूर किया जा रहा है और धीमे धीमे दूर किया जा रहा है। आप चले जाइए, आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या है? पहले आप मनपसंद कॉलेज में जाते थे। हर आदमी जो गरीब घर का है, मिडिल परिवार का है, वो चाहता है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े, लेकिन गाँव के बगल में जाए पढ़े कि सुबह जाए और शाम को चला आए। अपनी बेटियों को भी भेजता है कि सुबह जाए और पढ़ के चले आए। लेकिन आज जो कानून लागू हो गया है साथियों, उसको पता नहीं है कि इंटरनेट करने के बाद हमारी बच्चियां कहाँ पढ़ेगी।
पढ़ेगी, हो सकता है कि लड़का के साथी हैं, लड़का की बच्चियां हैं, उनका एडमिशन मधुबनी के सीधे उस टोला में चला जाए, उसके नामे पर चला जाए। 50-60-100 किलोमीटर दूरी पर जो एक दिन में जा सकती है, नहा सकती है, वो कहाँ से पढ़ाएंगे? उनके पास क्या विकल्प है? उनका विकल्प यही है कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाई छोड़ा दे। और जब वो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? वो मजदूरी करेगा, वो मजदूरी करेगा उनके खेतों में, उनके व्यवसाय में, उनके थानों में। लालू प्रसाद यादव यही कहना चाहते हैं कि भाई जाति जनगणना कराओ, इस जाति जनगणना में पता चलेगा कि किसके पास क्या है। उस आपके पास फैक्ट्री है लेकिन उसमें मजदूर कौन है? आपके पास बड़े बड़े बिल्डिंग है लेकिन उसमें गेटमैन कौन है, वॉचमैन कौन है? इससे आपको क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत है साथियों, इस देश के संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, इस देश के अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, इस देश के न्यायपालिका पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट पर कब्जा बैठे हुए हैं। लेकिन लालू जी चाहते हैं समाजवादी धड़े के लोग जिस लड़ाई को लड़ के आए हैं, लालू जी ने भी लड़ने का काम किया है और उसी लड़ाई को तेजस्वी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमको हिस्सा दो। भाइयों का भी बंटवारा होता है तो सभी भाइयों के बीच में बराबर बंटवारा होता है। अगर यह देश है और इस देश में सब लोग हैं तो हम सब बराबर हैं, अगर हिस्सा बटे तो सबके बराबर बटे। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 10% लोगों के पास 90% है और 90% लोगों के पास 10% भी नहीं है। ये अस्थायी एक कहना कि ऊंच नीच की खाई कब पटेगी साथियों। और बाबा साहब ने कहा था कि हमने आपको राजनीतिक हथियार दे दिया, राजनीतिक हथियार दे दिया, लेकिन ये राजनीतिक हथियार तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपको आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक कि आपको सामाजिक अधिकार नहीं मिलेगा। तो हमने आपको राजनीतिक अधिकार दिया है लेकिन आर्थिक लड़ाई अभी जारी है। और तेजस्वी यादव जी ने आप लोगों को याद होगा, उन्होंने 2020 के चुनाव में कहा कि सामाजिक न्याय का काम हुआ है, अब आर्थिक न्याय का काम होगा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो आर्थिक लड़ाई होगी। आर्थिक लड़ाई का पहला कड़ी है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए। जब तक कि महंगाई पर काबू नहीं कर ले साथियों, आप सब यहाँ बड़े बुरे कानून है। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी इस इलाके में नेता हुआ करते थे बिहार के, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो जो 20 रुपया किलो चीनी था 2 रुपया किलो करने का काम किए थे, किरासन तेल 2.5 रुपया लीटर करने का काम किए थे। और याद होगा साथियों, जब 2004 में लालू जी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी थी तो गांव के गरीब मजदूरों को जो दिहाड़ी पर काम करते थे, खेत और खलिहानों में काम करते थे, उनके लिए मनरेगा लाया था कि सरकार अपने खर्चे पर उनको मनरेगा में, और उस मनरेगा का ही हुआ कि गांव गांव में गरीबों के घर में समृद्धि आई, आर्थिक ताकतें आई। और फिर दूसरा कानून आया, इस देश का कोई भी व्यक्ति खाने के बगैर नहीं मर सकता है, खाद्य सुरक्षा कानून या लालू जी के सहयोग से गरीबों के लिए आता है। 1996 में सरकार बनी तो सबके लिए राशन कार्ड का व्यवस्था लालू जी ने कराया साथियों। तो जब जब लालू जी बनते हैं गरीबों के हक में फैसला होता है। बहुत खुशी होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया है, 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज दिया है। साथियों, क्या 5 किलो अनाज में 5 दिन भी परिवार चलेगा? लेकिन क्या है, इतनी महंगाई कर दिए हैं कि ताकि लोग इस महंगाई में इतना पिसते रहे कि अपने हक और अधिकार की बात नहीं करें। तो भाजपा क्या कर रही है? पहला काम की शिक्षा खत्म करना चाहती है। जब लोग अनपढ़ हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे। महंगाई बढ़ा दी ताकि महंगाई में इतने पिसते रहो कि तुम कभी किसी सभा और मीटिंग में भी नहीं जाओ। इस व्यक्ति देश की क्रांति करता है। तो भाजपा चाहती है कि इतना निचोड़ दो कि वो अपने देश पेट पालने में लगे, कहीं नुक्कड़ सभा, कहीं मीटिंगे, कहीं गोष्ठी हो तो उसमें शामिल नहीं सके। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है साथियों, इसको समझना होगा। और इसी साथियों के साथ हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथ गांव गांव जा रहे हैं और जा रहे हैं हम अपने असली मालिकों के पास जा रहे हैं और उनको समझाना चाह रहे हैं, चाहे झोपड़ी में रहने वाले खुमचा दुकानदार सबको समझाएंगे कि भाई आप तैयार रहिए। तो कल का मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के हाथ में है, तो आने वाले समय में कोई पंचर का भी दुकान नहीं खोल पाएगा, वो कंपनी ही खोलेगी कि पूरे देहात जिस तरह के आजकल देख रहे हैं। पहले हाथ लगता था कि कोई अपना डलिया लगा के सब्जी बेच लेता था, आज बड़े बड़े कंपनियां सब्जी बेचने लगी, बड़े बड़े कंपनियां चावल बेचने लगी। आने वाला समय जो छोटा छोटा काम था, जो आपसे का परिवार चलता था, इस पर भी कंपनियां हावी होगी। गुलामी एक तरह से नहीं आती हो साथियों, चारों तरफ से दबोचा जाता है। और यह भाजपा का साजिश चल रहा है। इस साजिश को पर्दाफाश करने का काम युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों
ने लिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपके बल पर, साथियों के बल पर तेजस्वी यादव जी को भरोसा दिया है कि जो जाति जनगणना का आपका सवाल है, इसको हम लोग आम जन का सवाल बना के रहेंगे साथियों, आम जन का सवाल बना के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों याद रखें, इस देश में पूरे मैं देश की बात कर रहा हूँ, जिस देश में युवा चाहेंगे और महिला चाहेगी, देश का सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार भी इंतजार था 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। उसी का परिणाम है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ हमारे विश्व विधानसभा के रैका प्रखंड में गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। और लगातार हम लोगों का भी जो रैका प्रखंड या विश्व के लोग हैं, ये भी देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता आसिफ जी का भी जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार 6 महीना से हर गांव उनका कार्यक्रम है, डायरेक्ट जनता से संवाद करना, हर घर जाना, और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और तमाम जितने भी जिला के साथी हैं, विश्व विधानसभा के साथी हैं या कहीं के भी साथी हो, सब लोग ये काम को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करना चाह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे क्षेत्र में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।